हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। देखिए, इसका दो और नाम है या ऑल्टरनेटिव्स है, आप लोग कह सकते हो, जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। और दूसरा है न्यूमैन्स फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोसिटी थ्योरम ना दिया हो तो इन दोनों में से एक को दे सकते हैं। देखिए, अब इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक जो है उसका हेल्प लेके हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर दो सर्किट मैंने बना रखा है जो कि क्लोज सर्किट है ना। और उसमें इस पहले वाले सर्किट में, क्लोज सर्किट में C1 नाम देते थे हम लोग, और इसमें एक सेल लगा देते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है और निगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, और एक करंट फ्लो होकर रखा हुआ है जो कि है I1। अब हम लोग देखेंगे कि C2 सर्किट पर एक मान लीजिए पॉइंट है P, और इस सर्किट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे इस सर्किट की वजह से, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होंगे, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर दिखने वाले हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक का भी हम लोग हेल्प लेंगे, फॉर्मूलास वगैरह, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, लेंथ एलिमेंट, जिसे हम लोग DL1 मान लेते हैं। और O से P तक का जो पॉइंट है, वेक्टोरियल डिस्टेंस को हम लोग R12 मान लेते हैं, जिसका वेक्टोरियल डिस्टेंस है R12, ठीक है ना, R12 वेक्टर, है ना। अब हम लोग इसका जो सरफेस है S1 मान लेते हैं, इसका सरफेस S2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग DB2, यानी कि जब छोटे के लिए मान रहे, DL1 के लिए मान रहे, तो यहाँ पर भी छोटा ही होगा, उसे हम लोग DB2 मान लेते हैं। और बायोसेवर्ट लॉ की मदद से हम लोग जान सकते हैं, बायोसेवर्ट लॉ क्या कहता है हम लोग को, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, μ0/4 जो लेंथ एलिमेंट साथ में करंट कितना फ्लो हो रखा था कहाँ पर, पहले वाले सर्किट में, साथ में वेक्टोरियल डिस्टेंस का वेक्टर मल्टीप्लाइड होगा एज ए क्रॉस प्रोडक्ट नीचे R12 का होल क्यूब, है ना। तो ये था बायोसेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालना चाहते हैं P पर, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो जिससे इंटीग्रेट करेंगे वो होगा ये वाला टर्म्स, है ना। अब हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड R12 क्यूब, ये कुछ एक फार्मूला की तरह बना रहा है। जैसे कि देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे तोड़ेंगे। तोड़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और एक इंडक्शन जो है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आप लोग कह सकते हो, उसका एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हम लोग फाई मान लेते हैं, और फाई2 क्या होगा, इंटीग्रेशन, यानी कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन क्यों हुआ, जो फ्लक्स था वो सरफेस से बाहर निकल के आ रहा था, है ना। तो जब सरफेस की बात होता है तब जो इंटीग्रल आता है हम लोग का, वो है सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल हमेशा डबल होता है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, है ना। यहाँ पर B2 का जो वैल्यू है, B2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, है ना। B2 का फॉर्मूला यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वाला हम लोगों ने पुट कर दिया और हम लोग को ये मिल गया, है ना। आई होप आप लोग समझ गए मेरे बात को, है ना। अब हम लोग देख सकते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो इसे मैं पहले ला दिया और इसे बाद में, तो इसे पहले ला दिया डॉट A वेक्टर, है ना। उसी की तरह हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि इसे हम लोग तोड़ देंगे। एक फॉर्मूला हम लोग के पास है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को मिल गया था कि R वेक्टर बाय R क्यूब, यानी कि किसी भी पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के क्यूब के साथ अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग के पास ये फॉर्मूला आता है, माइनस डेल्टा ऑपरेटर 1/r, है ना। तब R के जगह पर R12 है, R के जगह पर R12 क्यूब होंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना। और ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ के जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो किस प्रकार से होंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे, μ0I1/4 DS2 DL1, और इस वाले के जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिए। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, यानी कि A वेक्टर क्रॉस माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि इसे कम्यूटेटिव हो जाएगी, ये पहले आ जाएंगे या दूसरे में आ जाएंगे, ये पहले वाले में आ जाएंगे। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए ये क्या है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यहाँ पर लेकिन माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, B वेक्टर पहले आएंगे और A वेक्टर आगे आएंगे, है ना। जो कम्यूटेटिव होता है माइनस साइन पहले आ जाते हैं, तो ये B वेक्टर यहाँ पर क्या है, ये, और A वेक्टर ये है ना।
अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये क्या है 1/r2 जो हम लोग को मिला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग को पता है कि डेल क्रॉस ये वाला क्रॉस कुछ स्केलर क्वांटिटी ए वेक्टर हमेशा क्या होता है, फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पर फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी 1/r12 है। अब आप लोग देखिए, जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किसे रिप्लेस करेंगे, इस वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे। ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, dl1 वेक्टर है, और ये स्केलर फंक्शन क्या है 1/r12, तो ये 1/r12। तो इसी की मदद से हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। और यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड वाला टर्म तो रहेगा, है ना, इसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, लेकिन जो ये पहले वाले टर्म है ये दोनों गायब हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। क्यों, देखिए, क्योंकि इसका जो कॉम्पोनेंट्स है वो है एक्स वाई और जेड, लेकिन जो dl1 का कॉम्पोनेंट है वो एक्स वाई जेड नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसी के साथ नहीं, तो 0 हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यही था मेन फॉर्मूला। अब आप लोग देखिए, फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे, μ0I/4 यानी कि इस वाले के जगह पर हम लोग सिर्फ इस टर्म को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस टर्म को पुट कर दिए, है ना। तो अब ये देखिए, डेल क्रॉस इसे हम लोग 1/r2 को इसके नीचे पुट कर देंगे, dl1 वेक्टर बाय r1, तो बाकी सब कुछ सेम ही है ना। यहाँ पर I1 होगा, ये क्या है, I1 हमेशा I1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ds2 वेक्टर को यहाँ पुट कर दिए, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का मदद लेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, डेल क्रॉस a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि डेल क्रॉस a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहाँ पर a वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ जो भी हम लोग का वेक्टर था ये, इसके साथ dl वेक्टर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर dl1 वेक्टर बाई ये क्या है, ए वेक्टर है, और साथ में l1 था, तो यहाँ पर dl2 वेक्टर होगा, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल गए, और ये किसके बराबर है, और ये बराबर है फ्लक्स के बराबर, यानी कि φ2 के बराबर है। अब खत्म होने वाले हैं, है ना। तो फ्लक्स देख के, जो फ्लक्स है वो किसके बराबर हो गए, इसके बराबर हो गए, है ना। यहाँ पर डबल इंटीग्रल आए, एक C1 के लिए एक C2 के लिए, जो कि स्टोक्स थ्योरम से आए हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो I था इसे हम लोग यहाँ पर ला देंगे, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। बाकी कुछ नहीं किया, इस I को उधर ला के डिफरेंशिएट कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम ही है। और हम लोग को पता है कि जो फाई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, जब फ्लक्स बढ़ेगा तब करंट बढ़ेगा, और एक कांस्टेंट आया है M21 यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर कहाँ पर है, 2 वाले पर है, कॉइल 2 पर है, या सर्किट 2 पर है। तो इस वाले I को इधर लाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि d2/d1 के जगह पर हम लोग M21 पुट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब हम लोग M12 को निकालेंगे, जिस तरह यहाँ पर φ2 के लिए यहाँ आया, φ1 के लिए कितना आता, φ1 के लिए सब सेम होता, लेकिन dl2 पहले आ जाते, dl1 बाद में आ जाते। तो कुछ यहाँ पर फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कुछ नहीं, बस ये वाले पहले आ गए। तो हम लोग का पता है कि जो φ1 है वो किसके बराबर होंगे, M12 I2, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, I2 को उधर लाएंगे, तो d∅1/di2 इज इक्वल टू M12, और इससे मतलब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग के पास ये आ जाएंगे, यानी कि रिप्लेस कर दिया हम लोग d∅1/di2 के जगह पर ये वाले रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लोग के पास ये आ गए। और ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये दोनों बराबर है, और ये दोनों के बराबर हम लोग एक M लिख सकते हैं, है ना। और यही है आप लोग का क्या, रेसिप्रोकेटी थ्योरम, या जो L है यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो उसके बराबर आ जाते हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।